हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिन याया को देखते हैं जो कि कॉल पे बात कर रही थी और सामने वाली लेडी उससे कहती है कि तुम जैसी मनी लूजिंग पर्सन का क्या ही करना है, तुम अपने गांव वापस चली जाओ और किसी से शादी कर लो। कॉल कट होने के बाद याया सोच रही थी पार्ट टाइम जॉब करने के बाद मैंने अपनी ट्यूशन फीस के लिए अच्छे खासे पैसे बचा लिए हैं, मैं अपनी पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ही रहूंगी। फिर वो एक डोर नॉक करती है और कहती है मैं सर्विस के लिए आई हूँ। वहीं पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो की काफी ज्यादा एंशियस था और उसके दिमाग में बातें चल रही थी। तुम ऑलरेडी 30 साल के हो गए हो, कब जाके तुम शादी करने वाले हो, तुम अपनी मॉम को कब जाकर चैन दोगे। और हमें पता चलता है कि इस पर्सन को तो ड्रग दिया गया है और वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो सारी की सारी वुमेन सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मुझसे आकर्षित हैं। और इस पर्सन का नाम जाओ यूशी है और वो अपनी मॉम से कॉल पे कह रहा था कि मुझे तो उन्हें देखकर ही बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील होता है। उसकी मॉम उससे कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने लिए वाइफ ढूंढनी ही पड़ेगी ताकि मैं अपने ग्रैंड सन को अपनी गोद में खिला सकूं। यहीं पर हम याया को देखते हैं जो कि दरवाजे पे खड़ी थी और पूछ रही थी क्या कोई अंदर है। जाओ यूशी उसको देख लेता है और यहाँ पर याया घर को चेक करने लगती है और वो सोचती है कि वो तो बिल्कुल सही जगह पर आई है। वो आगे कुछ भी करती लेकिन जाओ यूशी उसको अंदर पुल कर लेता है और वो कहता है तुम वो एंटीडोट हो जिसको मेरी मॉम ने भेजा है। वो उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लेकिन जाओ यूशी उससे कहता है कि देखो ज्यादा भोली भाली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। फिर वो उससे कहता है तुम तो यूनिफॉर्म पहनकर भी आई हो, लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही तैयारियां कर रखी है। यहाँ पर याया जाओ यूशी से कहती है कि मैं वैसी इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो और वो कहती है कि मैं डॉग फूड लेकर आई हूँ यहाँ पर। लेकिन जाओ यूशी के ऊपर तो ड्रग का असर था और वो याया की एक भी नहीं सुनता और उसको किस करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर याया जाओ यूशी से कह रही थी कि तुमने मुझे कोई और ही समझ लिया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेट को कंपेनियनशिप देने के लिए आई थी। लेकिन जाओ यूशी कहता है कि बस बात इतनी है कि तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे नहीं है। और फिर वो एक कार्ड उठाता है और उससे कहता है कि इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन है, इसे अपनी टिप के तौर पे कंसीडर करना और हमारा रिलेशनशिप यहीं पर खत्म होता है। मुझे तुम जैसी वुमन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगती है। याया यहाँ पर जाओ यूशी को अब्यूज करती है और फिर वो अपने क्लोथ्स लेकर चली जाती है और उसका स्कूल बैग वहीं पे गिरा रह गया था। यहाँ पर फिर ड्रामा में टाइम 1 महीने आगे चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर याया को बता रही थी कि लिन तुम प्रेग्नेंट हो। याया ये बात जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर और भी बच्चियां आ जाती हैं बातें सुनने के लिए। याया कह रही थी मुझे तो लगा था कि मैं बेहोश इस वजह से हो गई क्योंकि मेरा ब्लड शुगर कम था मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर डॉक्टर कहती है तुम सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम तो क्वाड्रिप्लेट्स के साथ में प्रेग्नेंट हो। आसपास खड़ी हुई लड़कियां ये बात जानकर एकदम शॉक थी और वो ये बातें छुप कर सुन रही थी। याया जब अपनी रिपोर्ट देखती है तो फिर वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो याद करती है कि हाउ यूशी ने उस दिन उससे कहा था कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो लड़कियां जो ये सारी की सारी बातें सुन रही थी उसमें से एक बोलती है कि ये दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कितना ज्यादा कनिंग बिहेव करेगी। और एक लड़की कहती है गाँव के लोगों ने कभी ये दुनिया नहीं देखी ना, इस वजह से ये बड़ी चीजों से बिल्कुल भी रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। और बीच वाली लड़की कहती है कि यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ने के लिए काम नहीं करती हो, बस तुम तो अपनी बेली को सेल कर रही हो। फिर वो उससे कहती है कि वैसे तुम्हारे साथ चाइल्ड करने में कितने पैसे लगते हैं, मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा डील्स लेकर आ जाऊंगी। और ये बोलकर वो तीनों ही लड़कियां याया का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। याया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उनके बीच में से भागती हुई चली जाती है। फिर हम देखते हैं याओ के दिमाग में चल रहा था कि इसने मेरी फर्स्ट पोजीशन मुझसे छीन ली ना, अब ये देखे इसका मैं क्या करती हूँ। इसके बाद हम जाओ यूशी को देखते हैं जो कि जाओ फैमिली के घर में बैठा हुआ था और उसके पास में कुछ लड़कियां आती हैं जिन सब ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो उन तीनों को ही देखकर रिजेक्ट कर देता है और जाओ यूशी का असिस्टेंट उनको भेजता है। फिर नेक्स्ट गर्ल का सेट आता है और वो भी उसको बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती। जाओ यूशी अपने असिस्टेंट को डांटता है और कहता है कि लास्ट मंथ जो वुमेन मेरे पास में आई थी वही मेरा एंटीडोट है, आखिरकार तुम किस किस को मेरे सामने लेकर आ रहे हो। असिस्टेंट कहता है सर मैं सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से ये सारी की सारी लड़कियों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या आप श्योर हो इनमें से कोई भी उसके जैसा नहीं दिखता। तो फिर जाओ यूशी कहता है हाँ बिल्कुल। के जाने के बाद जाओ यूशी सोचता है वो लड़की बहुत ज्यादा अलग थी इन लड़कियों की, तो एक बाल की स्ट्रैंड भी उससे कंपेयर नहीं करी जा सकती। असिस्टेंट पूछता है क्या उसका कोई सामान यहाँ पर नहीं रहा है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर जाओ यूशी से इतना तक कह देता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ज्यादा ही ड्रग उस दिन कंज्यूम कर लिया था और असल जिंदगी में वैसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर जाओ यूशी को भी खुद पर ही डाउट होने लग जाता है, लेकिन फिर वो याद करता है कि याया सही में उसके सामने खड़ी थी और फिर वो डिसाइड करता है कि किसी भी हाल में वो याया को ढूंढ के ही निकालेगा। तभी हम देखते हैं घर की एक मेड जाओ यूशी के पास में आती है और कहती है जब मैं आपका रूम क्लीन कर रही थी तो फिर मुझे ये बेड के नीचे मिला और इसी के साथ याया का बैग जाओ यूशी के हाथ लग जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कार निकालो, हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर कालो का काफिला आ जाता है, बहुत सारे गार्ड्स और असिस्टेंट जाओ यूशी के लिए डोर ओपन करता है। यूनिवर्सिटी की पूरी टीम जाओ यूशी का वेलकम करने के लिए आ जाती है और फिर जाओ यूशी प्रिंसिपल को बैच देता है और कहता है कि इस बैच का
और आप मेरे लिए ढूंढ के दिखाइए। अगर आपने इसको ढूंढ दिया तो फिर मैं आपके इंस्टीट्यूट में एक और लाइब्रेरी बनवा दूंगा। यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि ये तो हमने किसी फ्रेशर को दिया था। एक सीन में हम याया को देखते हैं जो कि सोच रही थी फाइनली मैंने इतने पैसे बचा लिए थे कि मैं अपनी ट्यूशन फीस पे कर पाऊँ, लेकिन फिलहाल मुझे अबॉर्शन करवाने की भी जरूरत है। इसका क्या ये मतलब है कि अब मेरे पास में कोई चॉइस ही नहीं बची और मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें ड्रामा में 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर याया की अडॉप्टिव मदर उसको मार रही थी और उससे कह रही थी तुम्हें अभी भी यूनिवर्सिटी जाने का बुखार चढ़ा हुआ है, और वो उसके हाथ की बुक भी लेकर उसे फाड़ देती है और कहती है अब मैं देखती हूँ तुम कैसे यूनिवर्सिटी जाओगी। बस बहुत हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई ही है जो कि इस फैमिली में यूनिवर्सिटी तक जाएगा। उन्हें देखना बंद करो, चुप करके शादी कर लो, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं याया के अडॉप्टेड फादर जो कि वहीं पे बैठे हुए थे, वो उससे कहते हैं अगर तुम उस फैमिली में शादी कर लोगी तो फिर हमें वो पूरे के पूरे 2 लाख युआन देने वाले हैं। याया कहती है लेकिन वो आदमी ऑलमोस्ट 60 साल का है और वो चल फिर भी नहीं सकता है और उसको तो एड्स भी है। क्या आप सही में चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? क्या मैं सही में आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड ही हूँ? ये बात सुनकर वो दोनों ही थोड़ा घबरा जाते हैं। और फिर यहाँ पे रवडे मॉम कहती है कि चलो बकवास बंद करो, इसको बांध देते हैं हम। यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार याया को बांधने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन याया अपनी गर्दन पे चाकू रख लेती है और कहती है मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी से शादी करने के बजाय। ये बात सुनकर तो वो सब लोग परेशान हो जाते हैं और याया घर से भाग जाती है। और याया की मॉम कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रही हो, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम मर ही जाओगी। और पूरा का पूरा परिवार याया के पीछे भागता है और ये सब कुछ याया प्रेजेंट में याद कर रही होती है। वो सोचती है कि फाइनली मैंने उस परिवार से अपने आप को छुटकारा पाया था, मैं वहाँ पर भी वापस नहीं जा सकती हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ। हम देखते हैं याया आगे बढ़ी रही होती है कि जाओ यूशी के साथ में उसकी टक्कर हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है और याया जो गिरने वाली थी जाओ यूशी उसको संभाल भी रहा था। वो उसका बैच भी देख लेता है और याया उससे डर के भागने लग जाती है क्योंकि उसने भी तो उसको पहचान ही लिया था। लेकिन जाओ यूशी उसको पकड़ता है और कहता है याया हमें बात करने की जरूरत है। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा था और वो कह रहा था मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है। उसकी मॉम कहती है चलो अच्छा है, फाइनली तुमने मेरी बात तो सुननी स्टार्ट करी। वैसे तुम्हारी बात पे मैं यकीन कैसे करूँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वुमेन्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि वो अलग है, तो फिर वो कहती है कि चलो तुम्हें पसंद आ गई तो फिर फाइनली तुमने अपना फेथ एक्सेप्ट कर ही लिया, चाहो उस लड़की से बात करो और उससे कोशिश करो कि शादी कर लो। यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। वो आ गई और हम देखते हैं याया भी आ जाती है। याया यहाँ पर कहती है लेट आने के लिए माफी चाहती हूँ, वॉशरूम में बहुत ज्यादा लोग भरे हुए थे। जाओ यूशी उससे बैठने के लिए बोलता है। फिर वो उससे कहता है पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इस रात असल में मैंने तुम्हें कोई और ही समझ लिया था और मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हें उस तरीके से हार्म करा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और जो कोई भी रिक्वेस्ट तुम मुझसे करना चाहती हो वो तुम मुझसे कर सकती हो। क्या तुम्हारी कोई भी रिक्वायरमेंट है? और याया यहाँ पर याद करने लग जाती है कि वो कैसे कैलकुलेट कर रही थी कि मिसकैरेज सर्जरी करवाने में कितना ज्यादा खर्चा आता है, और उसको जानकर बहुत बड़ा शौक लगा था क्योंकि उसमें पूरे के पूरे 20,000 युआन खर्च होने वाले थे। और वो सोच में पड़ जाती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी। और याया यहाँ पर सोचती है कि अगर ये मुझसे ऐसे बात कर ही रहा है तो फिर मैं इससे अबॉर्शन के पैसे मांग लेती हूँ। उसको देखकर लगता भी नहीं है कि इसे कोई भी पैसों की कमी है। उससे कुछ भी कहती कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों बुली करने वाली लड़की आ जाती है और बीच वाली लड़की कहने लग जाती है कि ये तो वही टॉपर स्टूडेंट है ना जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यूशी ये बात जानकर थोड़ा सा सोच में पड़ता है कि ये प्रेग्नेंट है। और फिर वो लड़की कहती है लगता है ये तुम्हारा शुगर डैडी है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, ये पक्का कोई भद्दा मोटा सा लड़का होगा। वो लड़की जैसे यहाँ पर जाओ यूशी को देखती है उसे वो ब्रदर इन लॉ बोल देती है और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो। उसके साथ में चेप होने लग जाती है लेकिन जाओ यूशी उसे खुद से दूर कर देता है। और यहाँ पर याया सोच में पड़ जाती है कि मेरे वूम में जो बेबी है वो तो किसी मैरिड मैन का निकला। और फिर वो लड़की यहाँ पर जाओ यूशी से कहने लग जाती है कि आप इस गंदी लड़के के साथ में क्या कर रहे हो, बेहतर होगा कि आप इससे दूर ही रहो, ये तो शादी से पहले ही यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई है, पता नहीं क्या क्या गंदी बीमारियां और आदतें लेकर घूम रही होगी अपने साथ में। याया को गुस्सा आ जाता है और वो खुद के लिए स्टैंड लेती है और जाओ यूशी भी यहाँ पर याया के लिए फाइट करता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें याया से अपोलोजाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी इसने मेरी दोबारा से बेइज्जती करवा दी। फिर वो लड़की याया से कहती है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो तब भी तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं आई ना, तुम तो सही में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, आज तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा सबक सिखा कर ही चैन लूंगी। और ये बोलने के बाद वो लड़की याया को थप्पड़ मारने ही वाली थी लेकिन जाओ यूशी उसे दूर कर देता है और वो याया को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं ये तुम्हारे ही भले के लिए कर रही थी, लेकिन जाओ यूशी उससे कहता है अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना तो फिर तुम्हारी सू फैमिली के साथ में मैं सारा का
सारा कॉर्पोरेशन कैंसिल करवा दूंगा। वो लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो याया से वो धमका के जाती है कि तुम अब देखती रहना, और ये बोलकर अपनी पलटन लेकर वहाँ से निकल जाती है। के बाद जाओ यूशी याया को पकड़ता है और उससे पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो, और फिर वो उससे कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बेबी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। यहाँ पर याया सोचती है कि ये शादी करने के लिए क्या क्या बोल रहा है, ये तो ऑलरेडी मैरिड है ना। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस इंसान से जितना हो पाए उतना ज्यादा दूर रहूं। वो जाओ यूशी से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, असल में उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ मुझे बुली करना अच्छा लगता है, तो फिर वो फालतू के रूमर्स फैला रही है। पर जाओ यूशी कुछ और कहता, वो उससे कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर वो उससे कह देती है अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो फिर मैं वादा करती हूँ तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगी। जाओ यूशी उससे पूछता है क्या कहा तुमने? फिर वो उससे कह देता है तो फिर तुम भी उन्हीं औरतों जैसी हो ना जो कि मेरे साथ पहले थी। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अप्रोच करा क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे चाहिए थे। तुम्हारी एक्टिंग की तो मैं दांत देता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी ट्रिक्स में फंसी गया था। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यहाँ पर वो 20 बोलती है 2 उंगलियां दिखाकर, और वो अपनी पॉकेट से कार्ड निकालते हुए कहता है इस कार्ड में पूरे 1 मिलियन है, इन पैसों को रखो और कभी भी मेरे सामने मत आ जाना आज के बाद तुम। और ये बोलकर वो बड़ी बदतमीजी से उसके ऊपर वो कार्ड फेंक देता है। या यहाँ पर वो कार्ड उठा लेती है उसके जाने के बाद, और वो खुद से कहती है चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं पीस ऑफ माइंड के साथ में यहाँ पर स्कूल तो जा पाऊंगी ना। उसके बाद हम जाओ यूशी को देखते हैं जो कि अपनी कार में आकर बैठ जाता है, और उसकी मॉम उसको कॉल करती है और पूछती है बताओ बेटा कैसा रहा, मेरी डॉटर इन लॉ को तुमने ढूंढ लिया? तो फिर उसको वो कहता है कि मॉम वो बहुत ज्यादा गलत लड़की है, मैंने उसे गलत समझ लिया था, उसमें और बाकी दुनिया की औरतों में कोई भी फर्क नहीं है। पर जाओ यूशी की मॉम जो कि एक डॉक्टर है कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर नर्स आती है और कहती है डॉक्टर जो की लड़की अभी आई थी ना, वो अपने क्वाड्रिप्लेट्स का अबॉर्शन करवाना चाहती है लेकिन सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर वो कहती है अच्छा उस पेशेंट को भेज दो, और वो नर्स चली जाती है। जाओ यूशी की मॉम उससे कहती है अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, तुम्हारी फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पे। वो कॉल कट करने ही वाली थी लेकिन वो फिर सोचती है कि यहाँ पर उस लड़के को पहली बार तो कोई लड़की पसंद आई थी, और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दो। फिर हम देखते हैं कि उनके पास में वो सारी की सारी याया की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो उसको चेक करने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं याया दरवाजे पे आ गई थी अपने अबॉर्शन के सिलसिले से। यहाँ पर याया हेलो करती है डॉक्टर को और अपना इंट्रो देती है, और डॉक्टर जैसे ही याया को देखती है वो सोचती है कि अरे मेरी डॉटर इन लॉ मेरे सामने ही आ गई। ये सब कुछ सोचने के बाद वो याया से कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरे सामने बैठ जाओ। याया बैठकर डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे देती है। डॉक्टर यहाँ पर देखती है और सोचती है कि ये तो सही में क्वाड्रिप्लेट्स हैं, और सही से कैलकुलेट करा जाए तो फिर ये तो पूरी की पूरी 6 वीक प्रेग्नेंट है। फिर वो सोचती है कि मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी चीज छुपाई। फिर वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा केस तो बहुत ज्यादा रेयर है, इसके अलावा देखा जाए तो फिर फीटल की हार्ट बीट भी विजिबल हो गई है। छोटी बच्ची क्या तुम सही में श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो? या यहाँ पर सर हाँ में हिला देती है, और डॉक्टर उससे पूछती है क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? तो फिर याया कहती है इसके लिए मेरी फैमिली डिसएग्री करती है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर वो लोग मुझे मार डालेंगे। डॉक्टर उससे कहती है तो फिर तुम उस चाइल्ड के फादर से कांटेक्ट क्यों नहीं करती हो? तो फिर याया बताती है कि उसे सबसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात जाने के बाद तो डॉक्टर एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो चाइल्ड के फादर की माँ जो थी, और वो अपने ही बेटे को गालियां देने लग जाती है। और यहाँ पर याया पूछती है डॉक्टर शी क्या हो गया आपको? यहाँ पर डॉक्टर कहती है कुछ नहीं मिस, मुझे आपके ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ेगी, सारी की सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर दूं उसके बाद आपकी सर्जरी अरेंज करवाती हूँ। यहाँ पर याया भी इसके लिए मान जाती है, फिर वो उसको ब्लड टेस्ट के लिए भेज देती है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जाओयूशी की मॉम एक कॉल करती है और कहती है कि याया के ब्लड को जाओयूशी के ब्लड से मैच करवाओ और फिर उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देना। यहाँ पर जाओयूशी की मॉम प्रे करने लग जाती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा ही हो। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में उन 3 लड़कियों की पलटन भी थी और वो याया को देख लेती है, कहती है देखो अब याया पता नहीं किसको सीड्यूस करने के लिए पहुंच गई है। एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि इसकी फैमिली इसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है, वो चाहती है कि ये 60 साल के आदमी से शादी कर ले, इस वजह से इसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और वो अपने हाथ घर से भाग गई। और यहाँ पर एक लड़की को उसकी वीकनेस का फाइनली पता चल जाता है जो कि उसकी पोजीशन टेक ओवर करना चाहती थी, और वो डिसाइड करती है कि अब वो सब कुछ खुद से ही हैंडल करेगी। और ये सोचते हुए वो याया की मॉम को कॉल करती है और कहती है मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ जरूरी बताना है। यहाँ पर वो याया की मॉम से कह देती है कि वो अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए खुद को बेच रही थी और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, और अब तो इस बात को पूरे के पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मैं तो आपको एडवाइस करूंगी जल्दी से जल्दी आओ और आप उसको डिसिप्लिन के तौर पे अपने साथ ले जाओ। अगर चीजें और ज्यादा खराब हो गयी तो फिर पता नहीं आपकी इज्जत का क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी अच्छे परिवार में सारी की सारी जिंदगी कभी शादी ही ना कर पाए। और ये बात सुनते ही याया की अडॉप्टिव मदर को तो गुस्सा चढ़ जाता है, वो कॉल कट करती है और परिवार वालों से कहने लग जाती है इस लड़की ने तो हद पार करके रख दी है, अब मैं जा रही हूँ और उस लड़की को लेकर ही वापस आऊंगी। और हम देखते हैं कि पूरा परिवार याया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम याया को देखते हैं जो कि अपने पेट की तरफ हाथ रख के जा रही होती है और वो सोच
सोच रही थी कि सॉरी बेबीज, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें खुद से दूर करना ही पड़ेगा। असल में सच तो ये है कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। ये सब कुछ सोच ही रही थी कि हम देखते हैं एक गाड़ी रुकती है और उसमें से उसका अडॉप्टिव फादर निकलता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बदतमीज लड़की। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम जाओ यूशी को देखते हैं जिसकी मॉम ने उसको बुलाया था। वो उससे कहता है मॉम आपने मुझे इतनी ज्यादा हड़बड़ी में क्यों बुलाया है? आपको पता है ना मुझे कितने ज्यादा जरूरी काम रहते हैं। जाओ यूशी की मॉम कहती है देख लो ना खुद ही से। इसके बाद वो उसको रिपोर्ट हैंड ओवर कर देती है। जाओ यूशी देखता है और वो एकदम हैरानी के साथ बोलता है मतलब कि वो सही में प्रेग्नेंट है, और वो भी क्वाड्रिप्लेट के साथ में। उसकी मॉम कहती है ऑफ कोर्स, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। और फिर उसकी मॉम कहती है कि मेरे चारों के चारों ग्रैंड चिल्ड्रन को तुम्हें बचा के रखना चाहिए था, वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को अबॉर्ट करने वाली है। यहाँ पर जाओ यूशी यहाँ पर याद करता है कि किस तरीके से याया उससे 20,000 युआन की डिमांड कर रही थी, और फिर वो कहता है जब वो चाइल्ड बॉर्न हो जाएंगे तो फिर मैं उसको कंपनसेशन दे दूंगा, इतना तो दे ही दूंगा कि वो सारी जिंदगी अपनी आराम से काट पाए, लेकिन उस तरीके की औरत के साथ में अपनी सारी जिंदगी तो मैं कभी भी नहीं बिताने वाला हूँ। और ये बोलकर वो उस रिपोर्ट को टेबल पे मार देता है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है तो उसने तुमसे पैसे लिए अपना अबॉर्शन करवाने के लिए, और वो पूछता है कि कितने पैसे लगते हैं अबॉर्शन में। मैंने उसे पूरे के पूरे 1 मिलियन दिए हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जाओ यूशी का असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमने एक पैकेज रिसीव करा है, और फिर वो कहता है ये बैंक कार्ड है, और ये वही कार्ड था जो कि जाओ यूशी ने याया को दिया था। कहता है मैंने चेक करवाया, ये मिस लिन ने आपको भिजवाया है, और इसमें यहाँ पर 9,80,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि वो सर्जरी जो है ना उसकी कॉस्ट 20,000 युआन है। फिर उसकी मॉम कहती है जब मैंने पहली बार याया को देखा था ना, मैं उसे देखकर समझ गई थी कि वो एक अच्छी लड़की है, वो उस तरीके की इंसान नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं। तो यूशी सोचता है कि फिर से उसने उसे गलत समझ लिया और उसको गुस्से में कितनी ज्यादा भरी बुली बातें कह दी। और यूशी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी खराब बातें सुनने के बाद वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई होगी, जल्दी से उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अभी के लिए याया कहाँ पर है, मुझे उसके पास अभी के अभी जाना है। असिस्टेंट कहता है वो अभी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही होगी शायद। और जाओ यूशी और उसका असिस्टेंट दोनों ही याया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और पीछे से उसकी मॉम उससे कह रही थी कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ को सेफली वापस लेकर ही आना। उधर हम याया को देखते हैं जिसकी मदर और फादर दोनों ही पहुंच गए थे, और याया उनसे कह रही थी मुझसे दूर ही रहना। उसकी मॉम उससे कहती है बहुत ज्यादा अब्यूज करके उसे, इस एक बड़े शहर में जरा से दिन क्या रह ली, तुम तो एक रैंडम मैन के साथ में प्रेग्नेंट हो गई। अगर तुम्हारी क्लासमेट मुझे कॉल करके ना बताती ना तो फिर पता नहीं अभी तक क्या क्या गुल खिला चुकी होती तुम। और ये बोलकर उसकी मॉम उसको और ज्यादा मारने लग जाती है। और उसका अडॉप्टिव भाई भी उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, चलो वापस चलो और उसी आदमी से जाकर शादी कर लो, शायद हो सकता है कि हम तुम्हारी जान बख्शते हैं इस तरीके से। और ये बोलने के बाद पूरा का पूरा परिवार याया को किडनैप करने लग जाता है। पीछे से हम जाओ यूशी को देखते हैं जो कि याया के पास ही जा रहा था, और वो उसका बैच देखते हुए कह रहा था सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा और मैं अभी तुम्हें पहचान नहीं पाया, अब वादा करता हूँ कोई भी गलती नहीं करूंगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो याया को ढूंढेगा और उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। असिस्टेंट कहता है बॉस हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर जाओ यूशी की नजर पड़ती है और वो अपने असिस्टेंट से कार रुकवाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, और जाओ यूशी कहता है कि मुझे फुटेज दिखाओ। वो लोग फुटेज देखते हैं और असिस्टेंट कहता है ओ नो मिस जाओ को उनकी फैमिली ले जा रही है। और यूशी अपने असिस्टेंट से कहता है हमें जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रामा में सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम चैन कैजी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि वही 60 साल का बुड्ढा है जिसको बहुत ज्यादा गंदी बीमारी है। याया बेड पर लेटी हुई थी, वो उसके हाथ में पानी की बॉल होती है और वो याया के ऊपर पानी डाल देता है। वो कहता है अरे सुंदरी फाइनली तुम अपने होश में आ ही गई, तुम पक्का अब तो अच्छे से रेडी हो गई होगी। याया उससे दूर हो रही होती है और कहती है कि मुझसे दूर रहना। कैजी उससे कहता है कितनी ज्यादा बदतमीज हो तुम, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ, तुम्हारे माँ बाप ने मेरे पैसे ले लिए हैं तो फिर अब से तुम बस मेरी हो। याया उसको यहाँ पर खुद से दूर करने लग जाती है, लेकिन वो बदतमीज बुड्ढा अभी भी उससे बदतमीजी कर रहा था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। याया उससे बच के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि वो दरवाजा तो बंद था, लेकिन कोशिश करती है तो फिर दरवाजा खोल लेती है, लेकिन देखती है कि बाहर तो उसका पूरा परिवार बैठा पड़ा था। वो अपनी मॉम से भीख मांगती है कि प्लीज मॉम मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुम मुझे स्कूल वापस जाने दोगी तो फिर तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसको झटकती है और कहती है कि कोई स्कूल वूल नहीं जाओगी तुम, बेहतर ये रहेगा कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। यहाँ पर याया का अडॉप्टिव फादर कह रहा था कि इसका तो सारा का सारा दिमाग ही खराब हो गया है। वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके से कैदी से उनने अभी 1 लाख युआन ले लिए हैं और शादी के बाद वो 1 लाख और ले लेंगे। यहाँ पर याया कहती है आप लोग इसकी बीमारी के बारे में जानते हो, वो आगे की जनरेशन में भी पास ऑन होती है, आप लोग मुझे सच सच बता दो क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूँ? आखिरकार क्यों आप लोग मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो? यहाँ पर उसका भाई तो सब कुछ बताने वाला था, लेकिन उसकी मॉम उसको शांत करती है और कहती है कि तुम्हारी कॉलेज फीस मैं इसी की मदद से भर रही हूँ। फिर अडॉप्टिव मॉम उससे कहती है कि तुम चुप करो और
जैसे मैं चाहूंगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। और फिर वो कैजी से कहती है कि बस थोड़ा इंतजार करो, इसको मैं मना ही लूंगी। ये बोलकर वो याया को कैजी की तरफ पुश कर देती है। यहाँ पर याया का भाई उससे कह रहा था अपनी वेडिंग राइड को एंजॉय करना, और सारा का सारा परिवार यहाँ पर याया को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था। दूसरी तरफ हम जाओ यूशी को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट बताता है कि हमने याया के विलेज का पता लगा लिया है, और ये भी बताता है कि उसका परिवार चाहता है कि वो एक बूढ़े आदमी से शादी कर ले जिसे बहुत ज्यादा खराब बीमारी है, और उसके बदले में फैमिली बहुत ज्यादा डाउरी की डिमांड भी कर रही है। जाओ यूशी जैसे ये बात सुनता है वो कहता है उन लोगों के अंजर पंजर तो मैं जाकर अभी ढीले करता हूँ। दूसरी तरफ बेचारी याया अभी भी स्ट्रगल ही कर रही थी। फिर याया को याद आता है और वो खुद से दूर करती है उसको, और अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है देखो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। कैसी जैसे ये देखता है कहता है सेकंड हैंड माल मैं नहीं लेता, कैसे लोग हो तुम लोग। बुढ़े का एक पैर कब्र में है तब भी देखो कितनी ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है इसने अपना। यहाँ पर वो याया की फैमिली से कहने लग जाता है अब मुझे रिफंड ला कर दो। याया की अडॉप्टिव मदर परेशान हो जाती है और कहती है इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। और फिर याया की अडॉप्टिव मदर कैजी से कहने लग जाती है तुम परेशान मत हो, इसकी बेली में जो बेबी है उसका अबॉर्शन तो मैं करवाऊंगी। अच्छा तुम्हें मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, तुम 70,000 दे देना, 1 लाख मत दो। कैजी कहता है अच्छा ठीक है तुम इतना बोल रही हो तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो अब हमारी वेडिंग नाइट ज्यादा डिले मत करवाओ, जल्दी से इसका अबॉर्शन करवाओ फिर मेरे पास ले आना। अगले सीन में हम देखते हैं याया का भाई उसे लात मार के घर के बाहर निकालता है और खड़ी खोटी सुना रहा था। फिर उसकी अडॉप्टिव मदर भी आ जाती है और कहती है जाकर वो दवाइयाँ लेकर आओ जो हमें देनी है इसको। यहाँ पर वो दवाइयों का बोल उसको दे दिया जाता है। याया उससे घबरा रही थी लेकिन उसकी अडॉप्टिव मदर कहती है देखो बेटा अब तो हमें ये खाना ही पड़ेगा। याया कहती है कि मेरी बेली में जो बेबी है वो कोई बास्टर्ड नहीं है, उसका एक फादर है, अगर इन बेबीज के फादर को पता चल गया ना तुमने मेरे साथ कैसा करा है तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद पूरा का पूरा परिवार हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है पता नहीं क्या बकवासें करने लग गई है, शायद इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। और फिर वो लोग जबरदस्ती उसे पकड़ के उसे दवाई पिलाने लग जाते हैं। सब कुछ चल ही रहा था कि हम देखते हैं घर में जाओ योशी घुस जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत उसे टच करने की। और फिर वो यहाँ पर याया को खड़ा करता हुआ पूछता है तुम ठीक तो हो। याया की अडॉप्टिव मदर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे परिवार के बीच में चूचू चैचे करने की। आयुषी कहता है कि इसके बच्चे का बाप हूँ मैं, तमीज से बोल। अडॉप्टिव मदर भी यहाँ पर अपनी औकात पे आ जाती है और कहती है इसके पैसे दे दे और ले जा इसको यहाँ से, मुझे वैसे भी ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, इससे कोई मतलब भी नहीं है मुझे। तभी यहाँ पर वो बीमार बुढ़ा आ जाता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो, ये लड़की तो मेरी है ना, क्या कर रही हो तुम। लेकिन यहाँ पर याया की मॉम कहती है इसके पैसे ज्यादा दे सकते हो तो फिर ले जाओ इसे, नहीं तो चुप बैठ के बैठे रहो। फिर हम जाओ योशी को देखते हैं जो कि याया से पूछता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो फिर याया भी सार हाँ में हिला देती है। तो योशी याया को ले जाने ही लगा था कि अडॉप्टिव मदर रास्ता ब्लॉक करती है और कहती है पैसे तो दो, कैसे लेके जा रहे हो। यहाँ पर जाओ योशी अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को बुलवा लेता है। असिस्टेंट कहता है पैसे चाहिए ना तुझे, और ये बोलकर उसको एक थप्पड़ लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर तो याया की माँ समझ रही थी कि इसने माफिया पटा लिया है। वो बुड्ढा कहता है कि इस गाँव में मेरी बड़ी पहचान है तो मैं अभी मरवा दूंगा, मेरे से पंगा मत लेना। लेकिन असिस्टेंट जाओ योशी का इंट्रोडक्शन देता है और पता चलता है कि वो तो शहर का सबसे रईस आदमी है। बात सुनकर वो बुड्ढा भागने वाला था लेकिन असिस्टेंट उसको दबोच लेता है। यहाँ पर वो बुड्ढा रिवील करता है कि जाओ योशी के कनेक्शन तो पूरी दुनिया में है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे अडॉप्टिव मदर सोचने लग जाती है कि इस बास्टर्ड को इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो बुड्ढा जाओ योशी से माफी मांगने लग जाता है और जाओ योशी कहता है अगली बार ऐसी गड़बड़ हुई ना तो फिर जिंदा गाड़ दूंगा। और वो बुड्ढा यहाँ पर याया के परिवार के ऊपर ही सारा इल्जाम लगाता है। फिर कहती है कि पागल वागल हो गया, इसको प्रोटेक्ट करोगे तुम और तुम यहीं पे बैठोगे। फिर उसकी मॉम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जाओ योशी याया का हाथ पकड़ता है और सोचता है कि इसके हाथ तो बड़े ठंडे हो रहे हैं और उसके हाथों पे फूंकने लग जाता है। सोच रहा था इसका परिवार कितना ज्यादा बेकार है। फिर हम देखते हैं जाओ योशी याया से कहता है अब सिर्फ तुम्हारा केयर और सपोर्ट मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं आधी रात के टाइम पे याया उठ जाती है और जाओ योशी उससे कहता है उठ गई तुम। वो उसको उठने में मदद करता है और उसके लिए पानी भी लेकर आता है। ये सब कुछ देखने के बाद याया कहती है कि इसके तो रंग और ढंग दोनों ही बदल गए हैं। फिर वो उससे कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जो पैसे तुमने मेरे परिवार को दिए हैं ना वो मैं तुम्हें पे करने में पूरी की पूरी कोशिश करूंगी। वो कहता है अरे इतना ज्यादा भोल भाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। याया सोचती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। फिर जाओ योशी अपना इंट्रोडक्शन याया को देने लग जाता है कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी, अब वो क्या कर रहा है। और फिर वो उससे कहता है याया हम शादी कर लेते हैं। याया एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी है। वो कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याया कहती है लेकिन तुम तो सू पैनियो के ब्रदर इन लॉ हो ना, जो कि वो कॉलेज वाली लड़की है ना। याया की बात जाओ योशी समझ जाता है और फिर वो उसको समझाता है कि पैनियो सिर्फ और सिर्फ उसको झूठा बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो याया को समझाता है कि अगर वो जाओ योशी से शादी कर लेगी तो फिर उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी। याया उससे आगे कॉलेज पढ़ने की इजाजत मांगती है। तो फिर वो उससे कहता है कि मेरी मॉम खुद एक डॉक्टर है और तुम तो खुद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो फिर मैं तुम्हें पढ़ने से क्यों रोकूंगा भला।
वाला। फिर दोनों के बीच में बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं और दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। के बाद जाओ यूशी यहाँ पर याया से पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे वूम को टच कर सकता हूँ। वो उसके लिए हाँ बोल देती है और फिर वो अपने चाइल्ड को फील करता है। के बाद जाओ योशी खुश होता है और वो खुशी से कहता है कि मैं एक डैड बनने वाला हूँ। अगले सीन में हम उन्हीं चंडाल लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर उनकी लीडर एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी चेलियों से बताती है कि असल में याया ने 1 महीने की सिक लीव ली है। यहाँ पर लीडर कहती है कि बताओ उसके गाँव के माँ बाप भी उसको संभाल नहीं पाए, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नेक्स्ट सीन में हम याया को देखते हैं जो कि जाओ योशी के घर पे होती है और वो उसको ब्रेकफास्ट के लिए अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर वो खाना देखती है और पूछती है सब मेरे लिए है। वो कहता है हाँ तुम्हें पसंद नहीं आया। वो पास्ट का सीन याद करती है कि कैसे उसकी फॉस्टर फैमिली उससे इतना बुरा बिहेव करती थी और उसको खाना भी नहीं देती थी। प्रेजेंट में सब कुछ याद करके बड़ी दुखी हो रही थी बेचारी। जाओ योशी उसकी इमोशंस को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर वो खाना खाने लग जाती है और जाओ योशी उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसकी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं मैं इतने पैसे नहीं लूंगी। यहाँ पर वो उसको इंसिस्ट करता है तो फिर वो कार्ड लेने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं वापस जाओ योशी की मॉम आ गई थी। जाओ योशी अपनी मॉम का इंट्रोडक्शन देता है याया को और याया शॉक थी कि ये तो वही डॉक्टर है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठ के बात करते हैं और जाओ योशी की मॉम को याया बहुत पसंद आई थी और वो उसकी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा उसके लिए सैड भी फील कर रही थी और वो कहती है कि अब तुम रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ, अब तुम्हें कोई भी यहाँ पे बुली नहीं करेगा। फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जाओ योशी और याया दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर वो मेड से बोलकर गिफ्ट्स मंगवाती है। फिर हम देखते हैं कि याया को तो बहुत सारी बेशुमार ज्वेलरी मिली थी गिफ्ट के तौर पे और मेड बताने लग जाती है कि ये सब चीजें कितनी एक्सपेंसिव और नायाब है। याया तो जानने के बाद हैरान थी कि ये सब कुछ उसके लिए और वो मना करने लगती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए सब। लेकिन जाओ योशी की मॉम कहती है कि अपने डॉटर इन लॉ को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ तो फिर तुम्हें भी लेना पड़ेगा। आखिरकार मेरे एक लौते बेटे से तुम शादी कर रही हो, इतना तो ले ही लो। यहाँ पर याया सोचती है आंटी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, मैं मना करूंगी इन्हें भी बुरा ही लग जाएगा और फिर वो भी मान जाती है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर याया की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी कॉलेज की। जाओ योशी उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए गया था और उसे मिल्क की बोतल देता है और कहता है अपना ध्यान रखना। फिर वो उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है बाद में तुम्हें सरप्राइज भी मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जब याया चली जाती है जाओ योशी अपनी मॉम की बात याद करने लग जाता है। उसकी मॉम उससे कह रही थी जैसा उसका परिवार का उसके साथ बिहेवियर है याया के, मुझे नहीं लगता कि वो उसके ब्लड पेरेंट्स हैं, तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। वो भी कहता है हाँ बिल्कुल। और प्रेजेंट में जाओ योशी यही सब कुछ याद कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं याया अपनी क्लास के लिए पहुंच जाती है और वो तीनों लड़कियों की पलटन भी उसको देख रही थी और याया को देखकर फिर ये लोग बातें बनाने लग जाते हैं और फिर एक लड़की को ऑर्डर दिया जाता है कि वो याया की मिल्क की बोतल उसके ऊपर ही फेंक दे। देखते हैं वो भी ऐसा ही करती है, बेचारी याया डर गई थी। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग भी उसकी बातें सुन के हंस रहे थे। एक लड़की क्लास में आती है जो कि बड़ी हट्टी कट्टी थी। वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है याया से माफी मांगो। इस पर वो बदतमीज लड़की उस हट्टी कट्टी लड़की से कहती है सुअर कहीं कि तुम्हें मरना है क्या, अपने हद में रह लो। यहाँ पर बच्चे बात करते हैं कि ये तो वही स्टूडेंट है ना जिसको सुमो रेसलिंग में मेडल मिला था। वो लड़की भी उससे घबरा जाती है और हम देखते हैं सुमो रेसलर स्टूडेंट उस लड़की की बोतल दबाती है और कहती है कि अगली बार से किसी को बुली करते हुए देख लिया ना मैंने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। के बाद याया उस सुमो रेसलर लड़की को अपना थैंक यू बोलती है और वो लड़की अपना नाम हॉन्शी बताती है और याया और हॉन्शी की दोस्ती हो जाती है और दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं और हॉन्शी तो याया को अपना पिटारा दिखाने लग जाती है और याया यही सोच के खुश हो रही थी चलो फाइनली मेरी कोई तो दोस्त बन गई। के बाद क्लास की लड़कियां बात करने लग जाती है कि हमारी क्लास में तो एक मेल गॉड आने वाला है और हम देखते हैं कि जिस मेल गॉड प्रोफेसर की बात कर रहे थे वो तो जाओ यूशी था। याया उसको देखती है और सोचती है हमारा न्यू प्रोफेसर जाओ यूशी है और लड़कियां तो देखकर जाओ यूशी को एकदम फ्लैट हो गई थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से जाओ यूशी ने सेटलमेंट बिठाया था कि वो याया के कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए। हीरो भी लाइक मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे स्टूडेंट फेल ही ना हो जाए। और उन तीनों लड़कियों की पलटन भी यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो लोग भी जाओ यूशी के ऊपर अपना ट्राई मारेंगे। हम देखते हैं एक क्वेश्चन करता है जाओ यूशी। तीनों पलटन वाली लड़कियों की लीडर सोचती है मुझसे तो सवाल नहीं करा जाएगा, मैं चिल रहती हूँ, बाकी बच्चे तो सवाल का आंसर ढूंढने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि एंड में जब ये जाओ यूशी को आंसर पूछना होता है तो फिर वो लीडर से ही पूछता है। यहाँ पर लीडर कहती है मैं तो पेनियो हूँ, मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जाओ यूशी कहता है कि तुम पेनियो हो या चाहे कैनियो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ, मुझे जवाब बताओ जल्दी से। को तो जवाब पता ही नहीं था, वो अपनी चेलियों से पूछने लग जाती है। चेलिया भी कौन सा बहुत ज्यादा अच्छी थी पढ़ने में। यहाँ पर तो हम देखते हैं जाओ यूशी उसकी चेलियों को भी खड़ा करके सवाल पूछता है और उनको भी कोई जवाब नहीं आता था, डम कहीं की।
यहाँ पर उन तीनों की बेइज्जती हो ही रही थी। इसके बाद जाओ जूशी याया से सवाल पूछता है और वो उसका जवाब बड़े अच्छे से बता देती है। फिर तीनों लड़कियों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। याया सोच रही थी कि जाओ यूशी उसके लिए स्टैंड ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि जाओ यूशी पूरी की पूरी क्लास को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लास एंड हो जाती है और होंगशी याया से पूछती है क्या तुम और प्रोफेसर एक दूसरे को जानते हो। याया सोचती है इसे नहीं बताती और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं याया यहाँ पर जाओ यूशी के पास जाती है और वो उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलता है और वो भी इसके लिए मान जाती है। पहले वो उसको सूप पिलाता है जो कि कड़वा था। फिर वो उससे कहता है तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक भी लेकर आया हूँ और फिर वो उसको ड्रिंक देता है। ड्रिंक तो याया को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसका मुंह गंदा हो गया था तो फिर जाओ यूशी एकदम हीरो की तरह उसका मुंह भी साफ कर देता है। यहाँ ये दोनों किस करने वाले थे कि एक नया प्रोफेसर कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। प्रोफेसर कहता है प्रिंसिपल ने जरूरी काम से बुलाया है। जाओ यूशी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। याया कहती है मैं काम के लिए जा रही हूँ और फिर वो भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि एक डॉर्मेट्री के रूम में आकर सब कुछ तोड़फोड़ कर रही थी। हमें पता चलता है वो याया का था। याया आके कहती है कि तुम लोगों ने ये क्या करा। पेनियो याया से कहती है तुम यही डिजर्व करती हो। तुम्हारे एक गंदे से कपड़े इनमें से कितनी स्मेल आ रही है। याया उसको स्मेल करती है और उसमें से सही में स्मेल आ रही थी। पता नहीं इसमें क्या लगा दिया था इन तीनों ने। फिर हम देखते हैं पेनियो के कहने पर उसकी सोनों की दोनों सहेलियां यहाँ पर याया को बुली करने लग जाती हैं और उसको कस के पकड़ लेती हैं। पेनियो कहती है इसे यहाँ से दूर ले जाओ और वो दोनों चेलियां भी उसको ले जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग सब वार्डन के पास जाते हैं। पेनियो वार्डन को वो शर्ट दिखाती है और कहती है याया पूरी की पूरे डॉम का माहौल खराब करी है। पहले तो उस गंदी सी शर्ट को यहाँ से निकाला जाता है और फिर वार्डन कहती है कि ठीक है मैं तुम लोगों के डिमांड्स को पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी सिचुएशन तो मैं समझ ही गई हूँ। तो फिर पेनियो की एक फ्रेंड कहती है कि याया को डॉर्मेट्री से निकाल दो। याया कहती है हाँ वो शर्ट मेरी थी लेकिन वो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने गंदी करी है, मुझे फ्रेम करा जा रहा है। वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग भी याया का अपीयरेंस देखते हैं और कहते हैं इसको देखकर लग नहीं रहा ये इतनी गंदी लड़की होगी। पेनियो अपने कनेक्शन की रुतबा दिखाती है और कहती है कि नहीं तो मैं ही खुद कॉल कर लेती हूँ और तुम्हारी भी नौकरी चली जाए तो फिर मुझे मत कहना वार्डन जी। वहाँ पर वार्डन भी समझ जाती है और पेनियो को पहले अपनी सीट पे बैठाती है और कहती है मैं खुद हैंडल कर लूंगी। और फिर वार्डन याया से जबरदस्ती अपोलोजाइज करने के लिए भी कहने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जाओ यूशी को देखते हैं जिसको प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलवाया था। यहाँ पर प्रिंसिपल तो उसकी चाटुकारिता कर रहा होता है और जाओ यूशी को देखते हैं जो कि याया को मैसेज कर रहा था और वो रिप्लाई नहीं कर रही थी और वो याया की फिक्र होने लग जाती है। फिर हम वार्डन को देखते हैं जो कि याया से कह रही थी कि अब तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। याया मना करती है तो फिर वार्डन कहती है देखो मेरे हॉस्टल में रहना है तो फिर मेरे रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और वो उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। और याया पास याद करने लग जाती है कि उसने अपने घर में कितना ज्यादा स्ट्रगल करा है और जब उसने भागने की कोशिश करी तो फिर वो कई अटेम्प्ट के बाद तो भाग पाई है। और याया इतने सारे सेक्रीफाइसेस का याद करके सोचती है कि अगर मैं माफी मांग लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। लेकिन फिर वो अपने बेबीज के बारे में सोचती है और उसको जाओ यूशी की बातें भी याद आती हैं कि कैसे उसने उसे वादा किया है कि वो उसके लिए स्टैंड लेगा। और यही सब कुछ याद करते हुए याया कहती है कि वो तो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगी इस बदतमीज से। इस पर पेनियो कहती है अच्छा तो फिर तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी और ये बोलकर वो एक कॉल कर देती है। उधर हम देखते हैं जाओ यूशी की वेलकम मीटिंग अभी भी चल रही होती है। इसमें जाओ यूशी का तो जरा सा भी ध्यान नहीं था लेकिन फिर भी वो हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल को एक कॉल आ जाती है और वो असल में पेनियो ने करी थी। पेनियो कहती है अंकल देखो ना मुझे यहाँ पर कोई बुली कर रहा है, आप मेरे लिए आओ स्टैंड लो। हमें पता चलता है पेनियो का अंकल असल में प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल कहता है अच्छा तुमसे पंगा ले रहा है कोई, मैं आता हूँ अभी। यहाँ पर प्रिंसिपल फिर सबसे कहता है कि मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। जाओ यूशी कहता है मैं भी देखता हूँ कैसी इमरजेंसी और साथ चल देता है। उधर हम पेनियो को देखते हैं जो कि कह रही थी मेरे अंकल आते ही होंगे, अब देखना यहाँ कैसी तुम्हारी हेगड़ी निकलेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ में जाओ यूशी भी आ जाता है और पेनियो उसको देखती है और उसके तो चेहरे की रौनक उड़ गई थी। जाओ यूशी जाते ही याया के साथ में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तो इसी की साइड हूँ। और फिर याया और जाओ यूशी को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। और हॉस्टल की वार्डन रिकॉर्डिंग भी लेकर आ गई थी और सभी लोग रिकॉर्डिंग देखने के लिए खड़े हो गए थे। वो तीनों ही लड़कियों की पलटन के चेहरे पे 12 बजे पड़े थे क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि उनकी ही गलती है। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद साबित हो जाता है कि पेनियो और उसकी चेलियों ने यहाँ पर याया का रूम पहले गंदा करा और फिर वो गंदी सी शर्ट भी रूम के बाहर फेंक दी। ये देखने के बाद प्रिंसिपल यहाँ पर पेनियो से कहता है कि अब तुम्हें याया से माफी मांगनी चाहिए। पेनियो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पर याया से कह देती है ठीक है ना माफ कर दो मुझे। याया कहती है मैंने तुम्हें माफ करा लेकिन ये बात समझ जाओ कि मैं गरीब हूँ लेकिन गवार नहीं। इसके बाद यहाँ पर जाओ यूशी कहता है तुम दोनों तीनों लड़कियों को यहाँ पर डॉर्मेट्री में रहना है ना तो फिर एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। देखने के बाद उनके मुंह तो बन गए थे लेकिन वो कहती है कि हाँ हाँ याया तुम तो सिर्फ और सिर्फ भोली भाली बनने का नाटक करती हो। और वो जाओ यूशी से कहती है कि देखो तुम इसकी इतना ज्यादा साइड मत लो, ये बहुत ज्यादा बेकार लड़की है, तुम्हारे साथ बस खेल खेल रही है। लेकिन जाओ यूशी यहाँ पर पेनियो की
की बातों पे ध्यान नहीं देता और याया को लेकर निकल जाता है। यहाँ पर पेनियो भी अपनी पलटन के साथ जा रही थी, लेकिन प्रिंसिपल उसको रोकता है और झाड़ू देते हुए कहता है झाड़ू मारो चलो। यहाँ पर वो कहती है अब हमें सजा भी मिलेगी, तो फिर प्रिंसिपल कहता है हाँ बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हो ना तुम, अब सजा देखो तुम अपनी। पर पेनिया कहती है ओ अंकल जी थोड़ा दिमाग के थोड़ी केटियां बेच, मैं तो नहीं करूंगी सफाई। लेकिन फिर वो आगे बढ़ती है और उसके दिमाग में कुछ और ही चलता है और वो सोच रही थी कि याया के खिलाफ प्रिंसिपल को भड़का देगी, लेकिन प्रिंसिपल कहता है बेटा जी सफाई तो करनी पड़ेगी। और फिर वो यहाँ पर पेनियो को झाड़ू पकड़ा के चला जाता है। पेनियो पलटन के साथ में याया को नीचे दिखाने की प्लानिंग करने लगती है। अगले सीन में हम याया को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी हुई थी और हॉन्शी उसके पास में आकर उससे बकबक 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 करने लगती है। और फिर हॉन्शी कहती है याया देखो सच सच बता दो तुम्हारा और प्रोफेसर जाओ के बीच में क्या चल रहा है। याया कहती है कुछ भी तो नहीं। हॉन्शी कहती है कि तुम्हें देखो वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। याया फिर भी मना कर देती है और सोचती है कि इन बच्चों के लिए मैं ये सारी चीजें सीक्रेट ही रखूंगी। फिर हॉन्शी को कुछ काम आ जाता है और वो याया को छोड़ के चली जाती है। उधर याया के मैसेज आता है जो कि जाओ योशी ने करा था और वो कहता है कि अपना बैग देख लो, तुम्हारे सारे के सारे एसेंशियल मैंने रख दिए थे। याया उसको चेक कर दिया और उसकी तो खुशी के आसमान में थी। इसके बाद हम देखते हैं याया को उसकी फॉस्टर मॉम की कॉल आती है। याया उठाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी फोन उठा लेती है। फॉस्टर मॉम यहाँ पर कहती है कि जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। याया जब ग्रैंड माँ का सुनती है तो फिर दौड़ी दौड़ी अपने घर में चली जाती है। याया जब घर पहुंचती है तो फिर घर का माहौल तो बड़ा अलग था। फॉस्टर मॉम कहती है आ गई तुम, और सब लोगों को बताती है और कहती है चलो खाने की तैयारियां करो सबके सब। याया पूछती है ये सब चल क्या रहा है, दादी माँ की तबीयत कैसी है। फॉस्टर मॉम कहती है असल में हमने तुमसे झूठ बोला, आखिरकार तुम घर नहीं आती ना, और हमें तुम्हारी इतनी ज्यादा याद जो आ रही थी। याया जानने लगती है लेकिन फॉस्टर मॉम उसको रोक लेती है और कहती है अभी ऐसे तो नहीं जा सकती हो तुम, देखो हम तुमसे इतना ज्यादा बुरा बिहेव कर रहे थे, अब हमें तुमसे माफी भी तो मांगनी है। याया यहाँ पर गार्ड्स देखती है और सोचती है कि उसके साथ गार्ड्स तो आई हैं तो फिर वो सेफ ही रहेगी, और ये वो सोच के वो अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं जाओ योशी के, जिसके पास में याया की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि उसकी फैमिली कैसी है। और यहाँ पर पता चल जाता है जाओ योशी को कि याया यहाँ पर उस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर तो है ही नहीं। और असिस्टेंट ये भी बताता है कि याया अभी फैमिली के पास में ही गई है अपनी। फिर हम देखते हैं याया की यहाँ पर मगरमच्छ फैमिली उसके साथ में बड़ा ही फ्रेंकली होने की कोशिश कर रही थी और उसको खाना भी सर्व कर रही होती है। याया सोच रही थी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ही होते हैं। यहाँ पर वो वॉशरूम के बहाने से उठ जाती है और अपने फैमिली की बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पर कोल माइन का ओनर याया के 5 लाख देने को मान रहा था, और ये सोचने के बाद सारा का सारा परिवार बड़ा खुश हो रहा होता है कि अपनी बेटी को फिर से बेचेंगे। ये याया तो ये बात सुनकर एकदम ही घबरा रही होती है और ये लोग सोचते हैं कि याया अभी तक आई क्यों नहीं, और उसको देखने के लिए जाता है। याया तो यहाँ पर जाओ योशी को कॉल करना चाह रही थी लेकिन उसकी माँ उससे उसका फोन छीन लेती है और अपना असली रंग भी दिखाई देती है और कहती है हाँ तुझे बेचने के लिए बुलाया है, यहाँ पे चल अब ज्यादा ड्रामा मत करना पिछली बार की तरह। फिर सब लोग मिलकर याया को अंदर कैद कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है। पीछे से याया अपने माँ बाप से कह रही थी देखो मैं तुम लोगों की बेटी हूँ, मेरे साथ इतना भी बुरा मत करो। लेकिन याया की माँ उससे कहती है बेटी होगी तो घर पे आप चुप करके जो बोल रही हो ना वैसा वैसा करती जा। याया का भाई जब दरवाजा खोलता है तो फिर उसका जिगर तो उसके हलक में आ जाता है, क्योंकि दरवाजे के सामने जाओ योशी अपने गार्ड के साथ में जो खड़ा होता है। उधर याया अपनी माँ से लड़ाई कर रही थी, तभी उसका बेटा आता है और कहता है कि हम तो परेशानी में फंस गए। यहाँ पर उसकी माँ तो अपनी धुन में याया से लड़ाई करे जा रही थी। जब वो पीछे देखती है तो फिर वो तो एकदम घबरा जाती है। याया अपना फोन लेती है और तुरंत ही जाओ योशी को जाकर हक कर लेती है और दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से बात करते हैं। इसके बाद जाओ योशी कहता है तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन तुम लोग मुझसे वादा करो याया से सारे रिश्ते तोड़ोगे। तो यहाँ पे तो याया के माँ बाप के चेहरों पर इतनी ज्यादा हंसी आ जाती है। जाओ योशी पूछता है ये सही में तुम लोगों की बेटी है? तो फिर यहाँ पर तो दोनों ही अभी की अभी सच नहीं बताते और कहते हैं कि हाँ बड़े ही नाजों से पाला है, वो तो हम सबने देखा है कितने नाजों से पड़ी है याया। जाओ योशी कहता है तुम लोगों का पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहता हूँ मैं। याया भी कहती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अगर इतना ज्यादा प्यार करते हो और इतना ज्यादा अच्छे होते तुम लोग तो फिर मुझे अच्छे से रखते। मुझे भी लगता है कि तुम लोग मेरे सगे माँ बाप हो नहीं, तुम लोग मेरे से रिश्ता तोड़ ही दो। याया की माँ तो उससे कूद कूद के लड़ने लग जाती है और कहती है कि कैसी बात कर रही हो तुम। इसके बाद जाओ योशी अपना कार्ड देने लग जाता है याया की फैमिली को और याया मना कर रही थी। जाओ योशी कहता है अभी तुम रुको, मेरे खुद के प्लान्स हैं। वो पूछती है लेकिन वो कहता है इंतजार तो करो। और याया का परिवार तो बड़ा खुश हो गया था और वो कहता है कि चलो अब इस कचरे को अपने साथ ही ले जाओ, हमारा बड़ा खून पी रखा था इसने। क्या हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहते हैं कि तुम तो वही बच्चा चोर परिवार हो ना जिसने याया को चोरी किया था। यहाँ पर याया की मॉम कहती है नो नो आई एम अ गुड गर्ल ऑफिसर, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। पूरा का पूरा परिवार अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है लेकिन जाओ योशी कहता है इनको पकड़ के लेके जाओ जल्दी। फिर इन लोगों को हथकड़ी बांध दी जाती है और याया की मॉम भी सच उगल देती है और कहती है हाँ तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, 15 साल पहले मैं तुम्हें कहीं से उठा कर ले आई थी। याया को
तो दिल टूट जाता है और कहती है इस वजह से मुझे एकदम छिपकली की तरह पाल रहे थे तुम लोग। और फिर वो अपनी फॉस्टर माँ से पूछने लग जाती है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें बहुत पहले ही अबेंडन कर दिया था और देखो अब तुम हमसे भी दूर जा रही हो, तुम्हारा कितना ज्यादा बैड लक खराब है। जाओ योशी कहता है देखो इन लोगों की बकवास हो गई, पुलिस वालों इनको लेके जाओ। हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी उस परिवार को ले जाते हैं और जाओ योशी कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में और तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो तो फिर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याया कहती है लेकिन मेरे परिवार ने मुझे 15 साल पहले छोड़ दिया था और फिर मुझे कोई भी ढूंढने के लिए भी नहीं आया। जाओ योशी उससे कहता है देखो तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तुम्हें अपनी परिवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारे बेबीज भी तो आने वाले हैं। याया सोच रही थी कि ये कितना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए और जाओ योशी भी याया को मेक श्योर करवाता है कि वो हमेशा ही उसका ख्याल रखेगा। एंड ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जाओ योशी याया को उसकी शॉपिंग करवाने के लिए ले आया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जाओ योशी को एक कॉल आ गई थी और वो उसे अटेंड करने के लिए चला जाता है और याया कपड़े देखने लग जाती है। कपड़ों का प्राइस देखती है और उसको तो एकदम घबराहट हो गई थी इतना हाई प्राइस देखकर। हम पेनियो को भी देखते हैं उस स्टोर में और यहाँ पर वो याया को बाहर निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही थी स्टोर से। एक वर्कर याया के पास आती है और उसे बदतमीजी से कहने लग जाती है देखो कपड़े मत छुओ, गंदे हो जाएंगे। याया उससे कहती है देखो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, लेकिन वो वर्कर तो याया को बाहर निकालने लग जाती है। उधर जाओ योशी यहाँ पे अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि याया को स्टोर से बाहर निकाला जा रहा है। जाओ योशी को गुस्सा आता है और वो स्टोर में जाता है और कहता है कि किसने टच किया उसे। फिर वो अपना कार्ड फेंक के मारता है और वर्कर देखती है कि ये तो जाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो वर्कर घबरा जाती है और एकदम से सच उगल देती है कि असल में ये लड़की मुझसे सब कुछ करवा रही थी। इसके बाद पेनियो को तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाहर निकल के तो बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको और वो तुरंत एक कॉल करती है। फिर जाओ योशी याया से कहता है देखो अब कोई परेशान नहीं करेगा, चलो हम लोग शॉपिंग करते हैं और याया भी अपने काम पे लग जाती है। उधर जाओ योशी एक मैसेज करता है और वो पेनियो की फैमिली को बैंकरप्ट करवाने का मैसेज कर रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जाओ योशी याया के लिए बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीद लेता है। उसको मना करती है लेकिन जाओ योशी तो शॉपिंग करे ही जा रहा था, उसके लिए करे ही जा रहा था। फिर ये लोग यहाँ पर अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी। फिर वर्कर उसको ट्रायल के लिए ले जाती है और जाओ योशी बाहर से आवाजें सुन के हंस रहा होता है। देन ये लोग ऑकवर्डली अंडरगारमेंट्स की भी शॉपिंग कर लेते हैं। अगले सीन में हम पेनियो को देखते हैं क्योंकि अपने दादाजी के पास में आती है और वो याया की बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रही थी उनसे। वो बताने लग जाती है कि किस तरीके से याया ने उसको बहुत ज्यादा बुली किया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। उसके दादाजी उससे कहते हैं अच्छा तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, अब तो मैं उसकी पूरी की पूरी खबर लूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर जाओ योशी की मॉम भी बैठी हुई थी। वो बताती है कि असल में इन्हीं की डॉटर इन लॉ जो है जो मुझे परेशान करती है। इस पर पेनियो के दादा कहते हैं कि कैसी डॉटर इन लॉ है तुम्हारी, मेरी पोती को परेशान करती है, उसे अकल नहीं है क्या बिल्कुल। यहाँ पर जाओ योशी की मॉम कहती है कि देखिए इसकी बकवास तो मत ही सुनिए आप। पेनियो के दादाजी जाओ योशी की मॉम के डैड जो हैं और पेनियो अपनी आंटी से लड़ाई करने लग जाती है और कहती है कि देखिए आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। इतनी ज्यादा आपस में लड़ाई हो रही थी कि यहाँ पे जाओ योशी की मॉम भी अपना हाथ साफ कर लेती है पेनियो पे एक थप्पड़ लगा के और कहती है कि ज्यादा जबान मत चलाओ मेरे सामने, इतनी चला रही हो ना काट के कैंची से अलग करके रख दूंगी। तुम वैसे भी इस परिवार की अडॉप्टेड डॉटर हो, इतने नाज और प्यार से पाला है हमने, इसी चीज के खुशगुजार रहो। पेनियो को पता नहीं था कि असल में जाओ योशी की मॉम उसी की मॉम है। उसे जब ये बात पता चलती है तो फिर बड़ा शौक लगता है और हम देखते हैं कि जाओ योशी तब तक याया को लेकर भी आ गया था। और यहाँ पर तो पेनियो कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था कि तुम असल में इन्हीं के बेटे हो जो कि मेरी आंटी हैं। मैंने तुम्हारा इतने सालों से वेट करा और देखो तुमने मुझे चीट कर दिया। जाओ योशी उससे कहता है देखो कोई नशे वशे करके बैठी हो तो फिर वो उतार के आ जाना, तुम्हें उससे परिवार से निकालने में मुझे 1 मिनट नहीं लगने वाला है। वो ये बोलता है और हम देखते हैं कि कुछ मेड आती हैं और वो पेनियो को लेकर चली जाती हैं। हम देखते हैं कि एक बार और पेनियो को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। फिर वो एक कॉल करती है और कहती है कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। यहाँ पर पेनियो ने अपनी बहन शियान को कॉल किया था और सारी की सारी किस्सा कहानी उसको सुना देती है और कहती है तुम तो विदेश में मजे कर रही हो और सारी की सारी केओस मुझे झेलनी पड़ती है। ये भी बताती है कि यहाँ पर जाओ योशी जिससे शादी कर रहा है ना वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसके तो क्वाड्रीप्लेट्स होने वाले हैं, तुम जल्दी से वापस आ जाओ नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। ये बात जानने के बाद शियान भी डिसाइड करती है कि अब तो उसे चाइना वापस आना ही पड़ेगा। बड़ा गुस्सा भी आता है उसको, आखिरकार जाओ योशी उससे दूर जो जा रहा था। फिर वो कॉल करती है और कहती है मुझे बहुत होमसिक फील हो रहा है तो फिर मैं बीजिंग वापस आ जाऊंगी। फिर हम यहाँ पर जाओ योशी या उसकी मॉम और उसके दादाजी को देखते हैं जो कि मिलकर खाना खा रहे थे और दादाजी को याया बड़ी पसंद आई थी। फिर याया और जाओ योशी को साथ में छोड़ देते हैं ये लोग अकेला। अगले सीन में जाओ योशी बैठकर बुक पढ़ रहा था, याया भी आ जाती है और वो उसको सोने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं वो लेटती है और वो भी उसके पास में आकर उसके साथ चिपक के सो जाता है। बाद में हम देखते हैं ये दोनों साथ में रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है ये सब तो याया अपने सपने में देख रही थी। जब वो अपने होश में आती है तो फिर उसको तो बड़ी शर्म आ रही थी जाओ योशी को देखने के बाद
बाद, और फिर वो खुद को कवर कर लेती है। पूछता है क्या हुआ, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? तो फिर वो कहती है नहीं वो बुरा सपना देख लिया था बस। फिर जाओ यूशी उससे कहता है अच्छा ठीक है तुम तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जाओ यूशी याया को कॉलेज छोड़ने के लिए आया था और वो उसको समझाता है कि कॉलेज में कैसे रहना होता है। वो उससे कहती है देखो मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। जाओ यूशी उससे कहता है अच्छा ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, और याया भी चली जाती है। हम देखते हैं आज याया 10 मिनट लेट हो गई थी और हमें पता चलता है कि याया की नई प्रोफेसर तो शियान है। कौन से कॉलेज में पढ़ती है, कोई भी मुंह उठा के प्रोफेसर बन जाता है। और यहाँ पर शियान याया को बड़ा इंसल्ट करती है, खुन्नस जो निकालनी थी उसे उसको। बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पर याया का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर शियान याया से लेट आने की वजह पूछती है। तो फिर याया कहती है जैम में फंस गई थी मैं। शियान उससे कहती है इतने गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारा परिवार तो स्कूटर भी नहीं खरीद सकता, कौन से जैम में फंसी थी तुम? पैदल वैदल लाने वाले लोगों के लिए भी जैम होने लग गया क्या? फिर यहाँ पर शियान याया से कहती है चलो अब तुम्हें उठक बैठक लगानी पड़ेगी, और बच्चे कहने लग जाता है ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रही है ये। हौशी यहाँ पर याया के लिए स्टैंड लेती है, लेकिन हम देखते हैं पेनियो भी वहीं पे बैठी हुई थी और शियान उससे कहती है देखो अगर तुम्हें पढ़ना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जा सकती हो तुम। हौशी सोचती है याया की तबीयत नहीं ठीक और वो याया की जगह पे खुद सिटअप्स लगाने का कहती है, लेकिन शियान उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद याया सिटअप्स लगाने के लिए बैठने ही वाली थी कि हम देखते हैं वहाँ पर याओ यूशी आ जाता है और वो याया को बचाता है। शियान उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं जाओ यूशी को तो शियान पे बड़ा गुस्सा था। शियान उससे फिर भी प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि देखो तुम वापस आई हो और आते ही तुमने केओस स्टार्ट कर दी है। फिर वो शियान को सुनाता है और याया से कहता है कि मेरी क्लास है। तो फिर जाओ यूशी कहता है मैं भी कबीर सिंह हूँ, पढ़ा दूंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं याया को जाओ यूशी सही में ही पढ़ा रहा था। फिर ये दोनों मस्त बातें करने लग जाते हैं और फिर जाओ यूशी याया को किस करने वाला था, लेकिन वो उसको रोकती है। वो उससे कहता है इतनी टेंशन मत लो, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर वो भी शर्मा के चली जाती है। फिर हम देखते हैं जाओ यूशी को एक कॉल आती है, वो याया के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से रिलेटेड थी। इसके बाद हम हौशी को देखते हैं जो कि जा रही थी, तभी उसकी नजर पेनियो और शियान पे पड़ती है जो कि दो गुंडों के साथ में डिस्कस कर रही थी कि अब याया का क्या करना है। शियान गुंडों को ये काम देती है और हौशी ने ये सब कुछ सुन लिया था, इस बारे में उसे इन्फॉर्म कर देती है, लेकिन वो बेचारी पकड़ी जाती है। याया को एक मैसेज रिसीव होता भी है। दूसरी तरफ हम हौशी को देखते हैं जिन लोगों ने इनको पकड़ लिया था। याया जब हौशी को देखने के लिए जाती है तो फिर वो बेचारी भी इनके कैद में आ जाती है। इसके बाद शियान कहती है तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद जाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी, पूरी की पूरी लाइफ सेट है मेरी। और पेनियो कहती है मुझे नीचा दिखा के बड़ा मजा आता था ना तुम्हें, अब देखो तुम्हारा क्या होगा। ये सब लोग चल ही रहे थे कि हम देखते हैं यहाँ पर ड्रामा में सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस तरीके से याया खो गई थी और उसकी मॉम दर बदर भटक कर उसको ढूंढ रही थी। हम वहीं पे इन दोनों बहनों को देखते हैं, एक का नाम पेनियो और एक का नाम यहाँ पे शियान था। उन्हें याया जमीन पे पड़ी हुई मिलती है और वो उसका बर्थ मार्क भी देखते हैं। दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि ये बहुत अमीर लड़की है, इसकी जगह तो किसी भी हाल में लेके रहेंगे। फिर हम देखते हैं ये लोग याया की मॉम से मिलते हैं। याया की मॉम उनसे याया के बारे में पूछती है, तो फिर वो लड़कियां कहती है हमें नहीं पता। और यहाँ पर शियान बड़ी चालाक थी और वो याया की मॉम के साथ में बड़ा पोलाइट बिहेव कर रही थी। प्रेजेंट में शियान को वो सब कुछ याद आता है और उसे याया की अपीयरेंस उस बच्ची से बहुत ज्यादा मेल खाती हुई दिखती है और बर्थ मार्क वो पेनियो भी देख लेती है और उसको भी बड़ा शौक लगता है। और ये दोनों ही बहनें आपस में डिस्कशन करने लग जाती है कि हमने तो उसे ठिकाने लगा दिया था, आखिरकार ये बच कैसे गई। यहाँ पर वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, और फिर वो पेनियो से सल्फ्यूरिक एसिड मंगवाती है। याया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हम देखते हैं कि पेनियो यहाँ पर शियान के हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देती है। दोनों ही लड़कियों को कस के पकड़ रखा था और शियान यहाँ पर दोनों के ऊपर एसिड डालना चाह रही थी। शियान कुछ भी कर पाती। हम देखते हैं यहाँ पर जाओ यूशी अपने गार्ड्स के साथ में आ जाता है याया को बचाने के लिए। वो उसको संभालता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो फिर हम चल सकते हैं। इसके बाद जाओ यूशी उन सबको बोलता है कि इन्हें पकड़ लो और पुलिस स्टेशन भिजवा देना। फिर हम देखते हैं यहाँ की मॉम आ जाती है और शियान और पेनियो दोनों ही यहाँ पर मॉम से कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आप प्लीज हमें बचा लो। और शियान की मॉम भी उसी की साइड लेती है और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। लेकिन हम देखते हैं जाओ यूशी यहाँ पर उनको सच सच बताने लग जाता है और वो कहता है कि आपकी बेटी खो गई थी ना बचपन में। ये बात जानकर उनको भी काफी ज्यादा शौक लगता है और हम देखते हैं जाओ यूशी फिर एक रिपोर्ट निकाल कर देता है उनको। और ये रिपोर्ट देखने के बाद उनको रियलाइज होता है कि असल में शियान और पेनियो ने उनकी बेटी को उनसे दूर करा था और उनको बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनकी बेटी उनसे दूर हो गई। लेकिन जाओ यूशी कहता है कि आपकी बेटी अभी भी जिंदा है। मॉम पूछने लग जाती है मेरी बेटी कहाँ पर है और हम देखते हैं जाओ यूशी यहाँ पर याया का बर्थ मार्क उसकी माँ को दिखाई देता है और ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी। याया
याया की मॉम उसको देखकर इमोशनल हो ही रही थी और हम देखते हैं शियान कहती है कि मॉम ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन शियान को तो एक झापड़ पड़ता है और पेनी उससे कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है। और फिर याया की मॉम उन दोनों ही लड़कियों को सुनाती है और फिर गार्ड्स पकड़ के उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद याया की मॉम उससे उसका हालचाल लेने लग जाती है, आखिरकार माँ बेटी इतने सालों के बाद जो मिली थी। और फिर फाइनली ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में हम याया को उसकी वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर जाओयोशी और याया दोनों की मॉम उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। फिर याया जाओयोशी को देखती है जो कि ग्रूम बन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जाओयोशी यहाँ पर याया को फ्लावर्स पकड़ाता है और अपनी नीज पे आकर उसको रिंग भी देता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करता है और कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और याया अपना हाथ आगे कर देती है और जाओयोशी उसको रिंग पहना देता है। देन ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा ही साथ रहेंगे और एक दूसरे को हक भी करते हैं। जाओयोशी की मॉम भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थी और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।